संरक्षित कर रहे हैं और हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो आने वाले समय में स्थिति और हमें भयावह कर सकती है। आज अगर हम जागरूक नहीं हुए, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आनंद पटेल जी, जो कि अध्यक्ष पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। और साथ ही हमारे साथ पर्यावरणविद हैं वरुण दुबे जी। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। शुरुआत में वरुण जी आप ही से करूंगा, क्योंकि पर्यावरण वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो स्थिति आज क्या हो गई है, उस पर आप प्रकाश डालिए और साथ ही सरकार के साथ हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उस पर भी आप हमें बताइए। जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया श्रीकांत आपने कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक सरकार की जिम्मेदारी की तो हम सभी हमेशा बात करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है और सरकार क्या कदम उठा रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। और हम देखें कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे संविधान में काफी पहले लिख दी गई थी। हम अपना आर्टिकल 51A का अगर पॉइंट नंबर 7 देखें जी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी नागरिकों की कि हम अपनी वन संपदा की, वन्य जीवों की, सबकी रक्षा करें और इन्हें बढ़ावा दें और साथ ही साथ सभी जीव जंतुओं पे, प्राणियों पे करुणा का भाव रखें जी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उतना ही ख्याल हम भी रखें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है। जी, आनंद जी, जब हम आज पर्यावरण, क्योंकि आप पर्यावरण शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरह से शिक्षित करने का कार्य आप कर रहे हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वनों का संरक्षण बहुत जरूरी हो चुका है, लेकिन एक तरफ ये भी स्थिति आ गई है कि वन कम होते जा रहे हैं, वहां पे घर, प्लाट और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो कि पहले इतना सुरक्षित वातावरण नहीं था। अब हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और आप किस तरह से शिक्षित करने का कार्य आपकी समिति कर रही है, उस पर भी आप प्रकाश डालिए। श्रीकांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ शिक्षा की, तो पर्यावरण शिक्षा एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जैसे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन एक इंसान के लालच को नहीं। तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, पूरे देश दुनिया में इसकी बात हो रही है, लेकिन हम बड़े प्रयासों की बात नहीं करते हैं। हम छोटे प्रयासों की बात करते हैं और व्यापक प्रयासों की बात करते हैं। अब पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जब ये 1972 में स्वीडन में जब ये UN का जो हुआ था, इसमें इसको मान्यता दी थी कि पर्यावरण शिक्षा को एक उपकरण के रूप में हम देखते हैं। जी, हमारी संस्था है, हम विगत 13 वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं और हमारी संस्था का जो हमारी टैगलाइन है, प्रकृति सर्वोपरि, नेचर फर्स्ट। तो अभी हम छोटी छोटी गतिविधियां बच्चों के साथ में, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में कर रहे हैं। जो जीवन लाइफ स्टाइल जो है, जीवन शैली है, उसमें बदलाव के लिए हम बात कर रहे हैं। हम छोटे प्रयासों की बात करते हैं, क्योंकि हम जिस तरह की दुनिया देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। जी। अब जैसे सपोज करें, यदि हम देखते हैं तो अभी जो जलवायु परिवर्तन की बात होती है या इस तरह की चीज़ें की बात होती है, तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई संसाधन हमारे पास बहुत सीमित हैं और इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना होगा। जैसे यदि मैं अपनी लाइफ स्टाइल को देखूं तो मैं हफ्ते में 1 दिन प्रेस करता हूं। मैं अपने कपड़ों पे प्रेस 1 हफ्ते में 1 बार करता हूं। 200 ग्राम कार्बन इमिट होता है आपका एक जोड़ी कपड़े को प्रेस करने में। छोटी छोटी आदतें, जिसमें जैसे आप अभी पॉलीथीन के बैग्स की जगह आप खादी के झोले यूज़ करिए। आप जो आप दिन में शुरू से सुबह की दिनचर्या में आप सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, इतने सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उनको धीरे धीरे करके आप उसमें उनको कम करिएगा। दूसरा, जो अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं हर जगह जहर की खेती हो रही है, इतना हर जगह कैंसर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कम्युनिटी के साथ में हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप अर्बन फार्मिंग करिए। घर का जो किचन गार्डन है उसमें आप हेल्दी वेजिटेबल्स को लगाइए, पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग आप करिए। इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। और अलग अलग हम, जैसे हमारे जो डेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, हम उनको यही मैसेज देते हैं कि आप यह सिर्फ पूरे साल में 1 बार सेलिब्रेट मत करिए। अर्थ डे है तो उसको एवरी डे सेलिब्रेट करिए, वाटर डे है तो एवरी डे सेलिब्रेट करिए, वेटलैंड डे है तो एवरी डे सेलिब्रेट करिए, क्योंकि हमें एक्टिविटीज नाउ द टाइम ऑफ एक्शन। अब जो टाइम है वो एक्शन का टाइम है, हमें बड़ी बड़ी बातें करने का समय नहीं है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है। अब देखो, बच्चे छोटे होते हैं, आप देखो उनमें कंपटीशन होता है कि मैं कॉपी भरूंगा। एग्जाम होता है तो तूने कितनी कॉपी, 4 भरी तो मैं 6 कॉपी भरूंगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। 2 लाइन को छोड़ते हैं, मार्जिन को बहुत कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जी।
तो उसमें कितना कागज का वेस्टेज होता है। तो इस तरह से बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल वरुण जी, आपने आर्टिकल 57A की बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात कही कि हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार होना होगा, बचाना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से प्रकृति, हमारे वन जो है कमर्शलाइज हो रहे हैं, पहले खेत होते थे, अब वहां पे प्लॉटिंग कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं से अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए पर्यावरण को इतना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल श्रीकांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि ये चीजें अनदेखी तो की जा रही है। जैसे मैं हमेशा अपने सारे कैंपेन्स में यही बात करता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। कृषि विस्तार, कृषि विस्तार हमने पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से किया है, और हम देखें कि उस वजह से वन संपदा तो हमारी बहुत ज्यादा नष्ट हुई है। अगर हम गूगल भी करेंगे तो मेजर रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमें साफ साफ दिख जाएगा कि कृषि विस्तार है। और साथ ही साथ इसके अलावा हमने बहुत सारे तरह के पॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं कृषि से। जैसे कि अगर हम बात करें छोटी सी कि कृषि हम किस लिए करते हैं, हम अपना पेट भरने के लिए, अन्न उगाने के लिए कृषि करते हैं। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है कि दुनिया की 80% तक कृषि जो हो रही है वो जानवरों का पेट भरने के लिए हो रही है, और वो भी उन जानवरों का जिनको कृत्रिम रूप से हम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हमें खाने में अब हम नीडी नहीं रहे, हम ग्रीडी हो गए हैं। हमें दूध चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें अंडा चाहिए, तो हमें उन पशुओं को पालना पड़ रहा है और उन पशुओं को भी खिलाना पड़ रहा है। आर्टिफिशियली ब्रीड कर करके हम उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं। तो हम अपनी आबादी की तो हमेशा बात करते ही हैं कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है तो उपभोक्तावाद बढ़ गया है, और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वो पशु भी तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा उनका कार्बन एमिशन। पर्यावरण और वन संरक्षण का विकास कैसे हो फिर वरुण जी? पर्यावरण वन संरक्षण के अगर विकास पे हमें काम करना है तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को कम करना होगा। हमें अपने डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस लाने होंगे, हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, और अपनी पॉपुलेशन को भी बहुत हद तक नियंत्रित करना होगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोक्तावाद भी बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमरिज्म एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज के जमाने में। अगर हम छोटी सी बात करें, कुछ एग्जांपल्स भी लें कि हम किस तरह से कृषि की जो बात कर रहे हैं कि पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, हम 1 लीटर दूध के लिए 1 लीटर दूध के लिए एक जीव को पैदा करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं जीवन भर, तो इसमें जो पानी का उपयोग होता है करीब 1500 लीटर पानी। 1500 लीटर पानी हमें सिर्फ 1 लीटर दूध पैदा करने में लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि आज हम घर में जितना भी दिन भर में पानी बचाने की बात करते हैं कि हम नल को बंद करें, या घरेलू उपयोग में हम दिन भर में जितना भी पानी खर्च करते हैं उससे कई अधिक पानी सिर्फ हमारे दूध और मांस को बनाने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहला कदम हम ये उठा सकते हैं कि हम अपनी प्लेट में से सबसे पहले अपने भोजन में से दूध, मांस, किसी भी जीव से आने वाली चीजों का त्याग करें, जिससे कि हम उस कृषि विस्तार को रोक सकें। और पेट तो हमारा अन्न या फल खा के भी भरा सकता है, तो हम सिर्फ अपनी जरूरतों की पूर्ति करें, अपनी ग्रीड की नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत छोटी छोटी बात पर ध्यान देने के लिए कहा है। आपने भी सर जो कॉपी वाला बताया है कि हम जितना लिखें उतना ही यूज करें और ज्यादा वेस्टेज ना करें। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ आनंद जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वन संरक्षण के लिए आपकी समिति द्वारा किस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और उन प्रोग्राम के माध्यम से कैसे उन्हें इस और पर्यावरण की दिशा में, संरक्षण की दिशा में आगे लाया जाता है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और वनीकरण को लेके हमारी जो संस्था है, हम बेसिकली जो है नेटिव स्पीसीज जो होती हैं प्लांट्स की, उनको हम प्रमोट करते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी रखते हैं ताकि उसमें ऑनरशिप डेवलप हो। यदि प्लांटेशन का जो पार्ट है यदि सरकार करेगी तो उसमें कभी ऑनरशिप डेवलप नहीं होगा। और दूसरा, जब हम आदिवासी अंचलों में जब काम करते हैं तो हमें पता है कि आदिवासी कभी भी वो हमेशा जंगल के रक्षक रहे हैं, कभी उन्होंने जंगल को नहीं काटा है। जंगल, प्रकृति की वो पूजा करते हैं अलग अलग रूपों में, जंगल को भगवान मानते हैं और वो ऐसा है कि यदि हम उनको बताते हैं और वो प्लांटेशन हम कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो 2-3 साल के बाद भी यदि हम देखते हैं तो वो पौधे हमको जीवित मिलते हैं और उनका एक अच्छा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। हम जाते हैं, देसी स्पीसीज को प्रमोट करते हैं। फिर हम एक सीड कलेक्शन का कैंपेन भी चलाते हैं। जैसे अभी जो समर का टाइम है, अभी ज्यादातर जो ट्रीज हैं इनमें अच्छी अच्छी पॉट्स आ गए हैं, सीड्स आ गए हैं, तो इनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इनको हम जर्मिनेट करते हैं। तो एक बीज बैंक भी हमने तैयार किया है जिसमें जो देसी प्रजाति के सीड्स होते हैं, इन सीड्स को हमने प्रिजर्व किया है और बाद में इन सीड्स को हम बांटते हैं। और बांटने के बाद जब वो उनकी तरफ से भी कोई सीड्स आते हैं तो उनको हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू चलता रहता है।
जी उसमें हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इसमें हमने टारगेट किया है स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो कम्युनिटी है उसको हमने टारगेट किया हुआ है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। और आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं सर? मैं पूछूंगा सर कि शहरी इलाकों में जैव विविधता संरक्षण आज एक चिंता का विषय बना हुआ है, तो इसे किस तरह से दूर करने के लिए प्रयास? ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीकांत जी, क्योंकि अर्बन जो बायोडाइवर्सिटी है इसको लेके कुछ भी काम नहीं है। अभी पिछले साल आई थिंक 2 सिटीज का, इंदौर का और भोपाल का, जो सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स डेवलप किया है, तो इस तरह का सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स हर जगह का बनना चाहिए। और दूसरा, हमें पता है कि शहरों में जो हमारे ओपन स्पेस है, यहाँ पर हमारे अर्बन फॉरेस्ट यहाँ डेवलप होना चाहिए। मियावाकी टेक्निक से यहाँ पे सघन वन को विकसित किया जाना चाहिए। और अर्बन बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, चूंकि हम लोग जो हमारी देसी प्रजाति की मधुमक्खियां हैं, इनके संरक्षण के ऊपर भी हमारा बड़ा काम है जी। तो आप अभी शहरों में देखेंगे सांपों के ऊपर कोई काम बहुत कम है, मधुमक्खियों के ऊपर बहुत कम है, मेंढकों को बचाने के लिए कम है। तो ये पूरा एक जो शहरी जैव विविधता है, ये बहुत जरूरी है। हमने सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, हमने पूरे बड़ी बड़ी रोड्स बना दी, इतना डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतना विकास किया है। लेकिन अब जरूरत है, हमें इस तरह के विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास के मायने क्या है, विकास का स्केल क्या है और विकास किस दिशा में हो। बिल्कुल विकास उस दिशा में। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे भोपाल को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया है, तो एक बार मेरे से पूछा गया कि भाई स्मार्ट सिटी में आपकी सजेशंस होंगे, तो मैंने कहा सिटी को स्मार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सिटीजन को स्मार्ट नहीं बनाएंगे। जी। सिटीजन यदि स्मार्ट होगा तो सिटी हमारी ऑटोमेटिक हमारी स्वतः ही वो स्मार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अर्बन फॉरेस्ट बनाइए, क्योंकि वो सिटी के लंग्स हैं, वो सिटी के फेफड़े हैं। कोविड का ट्रेलर हमने देख लिया, आप बिना पैसे खर्च किए सारा वायुमंडल ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अभी जरूरत है कि हम जो देसी प्रजातियों का प्लांटेशन है उसको सघन रूप से शहरों में करें। ओपन स्पेस है, इसमें अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करें। अभी आप देख रहे हैं ना, हर जगह पाम के ट्रीज हैं, कोनोकार्पस के जो एक्सोटिक वेराइटीज हैं। जब जो बाहरी प्रजातियां आती हैं तो वो हमारी नेटिव प्रजातियों को रिप्लेस कर देती हैं और उनका सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि जो सतत विकास की हम बात करते हैं, तो सतत विकास जरूरी है, लेकिन विकास के मायने क्या हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास का सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। बिल्कुल, मतलब प्रकृति को देखते हुए आपको विकास करना होगा। बिल्कुल, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। वरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पौधरोपण कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें वनों का संरक्षण करना है तो वनों की कटाई को रोकना ही होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पौधारोपण और वन संरक्षण दोनों ही बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और जैव विविधता की बात निकली है तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक जो जंगल होता है, जब हम वनों की बात करते हैं तो वन केवल पेड़ पौधों से नहीं होता है। वन में बहुत सारी जैव विविधता होती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उनका भी हमें ख्याल रखना होता है। और आज की डेट में हम देखें कि स्पेशीज एक्सटेंशन जो है किस तरह से हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है। पहले हम काउंट करते थे कि पर 10 years पर 10 बिलियन में से कोई स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो गई, हम इस तरीके से स्पेशीज एक्सटेंशन काउंट करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हम ये कार्यक्रम जब कर रहे हैं तो इतनी देर में कम से कम 3 स्पेशीज एक्सटेंट हो चुकी होंगी जी। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम स्पेशीज एक्सटेंशन करते जा रहे हैं और वो क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा वातावरण जो हैबिटेट है उनका, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीशीज एक्सटेंशन हो रहा है। और आने वाले समय में हमारा भी कहीं ना कहीं वहां पर स्टेज पहुंच जाएगी कि हमारा भी नंबर आएगा, उस स्पीशीज में हम भी होंगे जो एक्सटेंट होने वाली होगी। तो हमें इसे बचा के रखना है। जैसे हम देखते हैं कि स्पेशीज एक्सटेंशन में एक एग्जांपल लूं, हम सभी ने रामायण देखी है और रामायण में हमने एक पात्र देखा है जटायु जी। जटायु नाम का हमने गिद्ध देखा है जो सीता माता को जब अपहरण करके रावण ले जा रहे होते हैं तो उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। तो आज हम देखें कि गिद्धों की जनसंख्या 80 के दशक में करीब 4 करोड़ हुआ करती थी भारत में जी। और अभी 2019 में एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आया है कि वो घटकर सिर्फ 19,000 रह गई है। ओके। और उसका कारण ये बताया गया है कि जो हम डेयरी उद्योग में डाइक्लोफेनेक ड्रग यूज करते हैं उसकी वजह से गिद्धों की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, जिसपे 2006 में बैन भी लगाया गया था, लेकिन उनकी प्रजाति को फिर भी नहीं बचाया जा सका। आज 19,000 2019 में बताया गया था। तो इस तरह से हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है। बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो हमें अब देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी झाड़ियां जो थी हमारी, जो नेचुरल जो झाड़ियां हुआ करती थी जंगल में, वो सारी हमने नष्ट कर दी है। जहां उन कीट पतंगों के अंडे हुआ करते थे
पक्षियों के अंडे हुआ करते थे। और जो जैसे एक और एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा बबूल के वृक्ष का। आज हम देखें हर जगह पर हमें विलायती बबूल देखने को मिलता है। एक समय हुआ करता था जब हमारे यहाँ देसी बबूल के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और बहुत सारे जीव उस पर निर्भर हुआ करते थे। बहुत सारे पक्षी जैसे बगुले हैं उस पर अंडे दिया करते थे। चीते कहीं ना कहीं उन्हीं इलाकों में हुआ करते थे जहां पर बबूल के वृक्ष हुआ करते थे। हम देखें कि चंबल घाटी क्षेत्र में अंग्रेजों के काल में जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हुआ करता था उन्होंने विलायती बबूल के बहुत सारे बीजों का छिड़काव करवाया था। तो विलायती बबूल एक इन्वेजिव स्पेशी थी। तो उस इन्वेजिव स्पेसी ने एक तो बहुत सारा जमीन का पानी एब्जॉर्ब किया और आसपास के पौधों को बिल्कुल खत्म कर दिया। देसी बबूल को भी खत्म कर दिया और आसपास की दूसरी जैव विविधताओं को भी खत्म कर दिया। पेड़ों के साथ साथ प्राणियों को भी खत्म कर दिया। तो हमें ये इन्वेजिव स्पेसीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे जंगलों में कहीं ये इन्वेजिव स्पेसीज तो नहीं है जो कि अंदर ही अंदर हमारे जंगलों को खा रही हैं। हमारे अर्बन एरियाज में भी कहीं ये स्पेसीज तो नहीं है जो जिस वजह से हमारे पक्षी हैं या हमारी तितलियां हैं बहुत सारी चीजें नष्ट हो रही हैं। और वो नष्ट होने का एक कारण होता है फ्लोरा फौना का नष्ट होना, क्योंकि इस तरह के इन्वेजिव स्पीसीज हम लगाएंगे तो वहां के जो दूसरे पौधे हैं जिन पे वो फूल लगते हैं जिनसे नेक्टर लेती हैं तितलियां या बहुत सारे कीड़े हैं उन पर बैठते हैं तो उन पे आश्रित होते हैं वो सारी चीजें जब नष्ट होगी तो ये सारी जैव विविधता भी नष्ट होगी। तो हमें जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेशीज एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो बस इस मुद्दे पे तो बाकी और बात करेंगे हम आगे। बिल्कुल आनंद जी, एक और चीज है जैसे कि प्रकृति आदिवासी अंचलों में प्रकृति को ही वो देवता मानते हैं। पीपल के पेड़ में कृष्ण जी का वास होता है, तुलसी को हम माता मानते हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति की पूजा क्योंकि आदिवासी अंचलों में करते ही हैं, तो वहां जब इतनी चीजें हो रही है तो कमी कहाँ रह जा रही है? जो आम नागरिक किस तरह से वो दूसरे लोगों को आप अवेयर करने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सेमिनार करते हैं शिक्षा समिति के माध्यम से तो आदिवासी अंचलों में आप क्या देखते हैं कि वो कितने अवेयर हैं और बाकी लोगों को उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आदिवासी अंचलों में जब हम देखते हैं तो कई बार मैं पातालकोट और तामिया वाले इलाके में काफी काम करता हूँ जी। तो वहाँ के कुछ पुराने बुजुर्ग महिलाओं से, दादी अम्मा वगैरह से जैसे बात होती है उनके साथ बैठ के, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका जंगल कैसा है? वो बोले हमारा जंगल दूर जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ दूर जंगल कैसे जा रहा है? आप तो जंगल के अंदर बैठे हैं लेकिन ये जंगल दूर कैसे जा रहा है? अहम बात आपके जी। पूरा धीरे धीरे करके हमारा जो जंगल है कटता जा रहा है। तो मैंने कहा कि जंगल कटता जा रहा है और आपकी तो एक झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी में तो जंगल लगेगा नहीं इतना सारा जंगल। जी। तो वो कहते हैं कि वो बाहर के लोग आते हैं, काट के चले जाते हैं, जंगलों में लोग आग लगा देते हैं जी। इसमें मैं बेहद बहुत सारे कुछ आपको उदाहरण में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब महुआ गिरता है तो उस समय जंगलों में बहुत आग लगी होती है। इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मैंने काफी लंबे समय तक काम किया तो मुझे इस तरह की चीजें निकल के आई तो मुझे भी लग रहा है कि वो जंगलों में आग लगी है तो जंगल में आग कौन लगाता है कि अपने आप लगती है। कुछ लोगों से बात होती है तो बोलते हैं कि वो सुबह 4-5 बजे महुए के फूल गिरने लगते हैं तो हम जंगल में परिवार के साथ जाते हैं, बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं तो जंगली जानवर उन पर अटैक ना करें या जंगली जानवर से कोई डर ना रहे तो हम आग लगा देते हैं। उन महुओं के फूलों को सिर्फ बीनने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। फिर एक जन बोलते हैं कि हम जाते हैं तो थोड़ा जब आग लगाते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो महुए का जो फूल है वो जल्दी जल्दी गिरने लगता है। तो तीसरा बोलता है कि वो जो महुए गिरते हैं तो हम नीचे पूरा उसको साफ कर देते हैं जी। तो जंगलों में आग लगती है। सच्चे प्रकृति पूजक हैं आदिवासी क्योंकि उन्होंने हमेशा जंगल को बचाया है जी। कहीं ना कहीं उनके जो बड़ा देव है या उनके जो इष्ट हैं वो कहीं ना कहीं वृक्षों में निवास करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है जी। तो जंगल बचा हुआ है उनके कारण। तो हम आदिवासी अंचलों में जाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं और ये जो फर्क जो देखने को मिल रहा है अब वो जंगल वैसे नहीं रह गए हैं जी। केवल ये विषय प्रादेशिक बल्कि एक ग्लोबल विषय है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वरुण जी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ये किस तरह से आप इसे हमें बताएंगे? जी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसे विस्तार से डिस्कस किया जा सकता है लेकिन आज की डेट में आम जनता इस चीज को समझ नहीं पाती कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर इसका डर नहीं है। इसलिए अभी तक लोगों ने खुद से रिसर्च करना और इसके बारे में समझना किस तरह से आप आसान शब्दों में समझें? तो आसान शब्दों में मैं अगर समझाऊं तो तापमान का एक लंबी समयावधि में बढ़ना हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो
अब हम इसमें ये मानते हैं कि 1 डिग्री चलो तापमान बढ़ी गया तो क्या होगा, या 2 डिग्री तापमान बढ़ी गया तो क्या होगा। आज मैं 42 डिग्री में रह रहा हूं तो मैं 44 डिग्री में भी रह लूंगा, लेकिन इससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। हमें अब फर्क सामने अपफ्रंट हमें उस समय देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम देखें कि 1 डिग्री का बदलाव आने से हमारी जो खेती है वो कितनी प्रभावित होती है। हमारा जलवायु परिवर्तन जब होता है, कभी भी बारिश होती है समय पर बारिश नहीं होती है, कभी ओले पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। एक चीज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, हम हमेशा टेम्परेचर की बात करते हैं लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। पिछले कुछ दशकों में हम देखें तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है ये मैं सभी दर्शकों को बता देता हूँ। वेट बल्ब टेम्परेचर वो तापमान होता है जैसे कि हमें गर्मी तो लगी रही है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब गर्मी लगती है तो क्या होता है, हमें पसीना आता है और वो पसीना सूखता है तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करती है। लेकिन जब गर्मी के साथ साथ उमस भी होती है और हमारा वो पसीना सूख नहीं पाता है तो हमारी बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती है। इसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। और माना जाता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 32 डिग्री तक भी पहुंचा तो 32 डिग्री में एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर बाहर रहता है ज्यादा देर तो वो बीमार पड़ सकता है। और अगर ये वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री तक आ जाता है तो व्यक्ति चाहे छांव में भी क्यों ना खड़ा हो बाहर, लेकिन 6 घंटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो किस तरह काम करेगा, किस तरह बाहर निकलेगा अगर ये तापमान बढ़ता जाता है तो बिल्कुल इसीलिए हमारा उद्देश्य ये कि वन संरक्षण पर्यावरण की दिशा में आगे आए लोग। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे संक्षिप्त में? बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने वन संपदा की रक्षा करनी होगी। वन संपदा की रक्षा करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम कहीं ऐसे इलाकों में तो वन नहीं लगा रहे हैं जहाँ की जलवायु ही बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम देखें थार डेजर्ट को भी हम खत्म करते जा रहे हैं। शॉर्ट में हाँ जी, तो वन संरक्षण की दिशा में हमें काम करना होगा, जिसके लिए छोटे छोटे कदम हमें उठाने होंगे। जो इस अभी वन है उन्हें तो बचाना ही है, साथ ही साथ हमें नए अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करना है जहाँ पे अपनी खुद की एक जैव विविधता हो और नए वन जो है वो कटने से बचे। इसके लिए हमें अपने भोजन का चुनाव उचित तरीके से करना होगा। कंज्यूमरिज्म को हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं देना है, हमें सिर्फ आवश्यक चीजों का उपयोग करना है, हमें कंफर्ट जोन या ग्रीड की तरफ नहीं जाना। ठीक है, आनंद जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे वन संरक्षण और पर्यावरण की दिशा में आगे आए नागरिक? वन संरक्षण के लिए मेरा दर्शकों से यही मेरा संदेश है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करिए और ये जो प्लांटेशन करेंगे वो देसी प्रजातियों का करिए आप जी। और दूसरा इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि पौधा लगाना मात्र एक हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पौधा जब तक वो वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगा जब तक उसका कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि वो जैव विविधता के संरक्षण में उसकी बच्चे की तरह उसका पालन पोषण होना चाहिए। बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालन पोषण होना चाहिए पौधे का। बिल्कुल, तो वन संरक्षण और पर्यावरण की दिशा में ये जो उपाय आपको बताए हैं, जो टिप्स आपको दिए, जो आपको संदेश दिया है, उसका आप पालन करें और हम वनों को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे तो ही तभी हम हमारा जो स्वस्थ कल है उसे देख पाएंगे। तो वन संरक्षण की दिशा में आगे आइए, पेड़ लगाइए, पौधरोपण कीजिए और वनों को और पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में अग्रसर होइए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी आनंद पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के वन पर संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के इस प्रोग्राम में सहभागिता की। दर्शकों, वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।